आपने जैसे अभी बताया कि हैकिंग जो है और जो स्कैम है ये दोनों अलग चीज़ है। यस। तो दोनों में कितना डिफरेंस है? जमीन आसमान का। स्कैम के थ्रू ये किया जाता है, चुराया जाता है, राइट? तो वो जो मनी है वो गवर्नमेंट ट्रेस क्यों नहीं करती? तो ये बेसिकली हवाला का पैसा होता क्या है? हवाला का पैसा बेसिकली जब इंडिया के बाहर से जो जो आउट ऑफ कंट्री का जो पैसा होता है वो कैश के फॉर्म में जब इंडिया में आता है तो वही हवाला होता है। तो इंडियन सिटीजन जो है ये टारगेट है इनका? नहीं, ये टारगेट किनको करते हैं जिनके पास लैक ऑफ नॉलेज की कही होती है। कभी आपने सोचा है कि आपने नई सिम बाई की हो, फिर तभी भी आपको कस्टमर केयर, इंश्योरेंस पॉलिसी, इनके कॉल कैसे आ रहे हैं? अगर आपके पास न्यू नंबर है तो इन सब के कॉल कैसे आ रहे हैं आपके पास? उसका भी तो रीज़न है ना। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं एंकर आलोक और आप देख रहे हैं फ्रेंड्स क्लब पॉडकास्ट। और आज हमारे स्टूडियो में आए हुए हैं एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट जिन्होंने नेशनल लेवल पे 23 गोल्ड मेडल्स जीते हैं, जो कि एक चैंपियन है। और साथ ही साथ इन्होंने जो मेडल्स जीते हैं वो जीते हैं पावर लिफ्टिंग कैटेगरी में। और ये जो हमारे गेस्ट हैं ये एक सर्टिफाइड एथिकल हैकर हैं। और ये जो सर है ये साथ ही साथ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट भी हैं। सो ज़्यादा देर ना करते हुए मैं मिलवाना चाहूँगा आप सभी लोगों को हमारे स्पेशल गेस्ट मिस्टर भूषण बदाड़े सर से। सो मोस्ट वेलकम सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड आई होप कि आपको हमारे चैनल पे आके बहुत अच्छा लगा होगा। जरूर जरूर। तो सर मुझे आपसे ये पूछना था कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं या फिर बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं, एस्पिरेंट्स होते हैं, वो एक अलग ड्रीम रखते हैं कि हमें इस फील्ड में जाना है, उस फील्ड में जाना है। बट आपने फील्ड चुनी है हैकिंग एंड साइबर सिक्योरिटी, जो कि आज की डेट में अगर देखा जाए तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और साथ ही साथ इस चीज़ को लेके जो आज का यूथ है वो आई थिंक बहुत ज़्यादा क्यूरियस होगा। और मैं ये 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि हमारा ये जो पॉडकास्ट है ये बहुत सारे यंगस्टर्स देखने वाले हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने देखा है हैकिंग जो है ना, हैकिंग एक नेगेटिव वे में बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है लोगों को। हैकिंग से लोगों को ये समझ में आता है कि लाइक हम कोई चीज़, किसी का अकाउंट चुरा रहे हैं या फिर किसी का अकाउंट अपने अंडर में ले रहे हैं और उसका मिसयूज़ कर रहे हैं। सो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि हैकिंग या फिर साइबर सिक्योरिटी जो आपकी फील्ड है इसमें आप आए कैसे, एंड देन इसके बाद में जो हैकिंग है वो एक्चुअली क्या है? ओके आलोक, देखिए स्कैम और हैकिंग में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है। जैसे स्कैम होता है, स्कैम बेसिकली किसी को फुल बनाया जाता है, वो स्कैम होता है। हैकिंग दो होती है, डिफरेंट फील्ड होती है, ठीक है, जिसमें इंफॉर्मेशन गैदरिंग, फिर स्कैनिंग, फिर वल्नरेबिलिटी फाइंड करना होता है, फिर उस पर अटैक परफॉर्म करना होता है, फिर कौन सी सर्विसेज रन हो रही है, सर्विसेज फाइंड करना होता है। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है। स्कैम में कैसे होता है पता है क्या? स्कैम में बेसिकली किसी को एक OTP सेंड करो या फिर किसी को कुछ फाइल सेंड करो जिसके हेल्प से आप उसको एक्सेस लो, जैसे फिशिंग अटैक हो गया। ये सिर्फ हैकिंग का एक पार्ट है, बट ये हैकिंग का एक पूरी टर्मिनोलॉजी नहीं है ये। यस। तो सर आप इस फील्ड में आए कैसे? ओके देखो, जैसे मेरा पावर लिफ्टिंग, जैसे देख के तो पता चल ही रहा है, ठीक। पावर लिफ्टिंग और साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग ये दोनों मेरे पैशंस है, तो दोनों को जी रहा हूँ अभी एक साथ। एंड आपके दिमाग में ये कैसे आया कि लाइक मुझे ये फील्ड चूज करनी है? तो बचपन से हर किसी का सपना होता है, जो अभी जी रहा हूँ। एंड आपने बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स दिए हैं पावर लिफ्टिंग के, ठीक है। सो एक अच्छा खासा टाइम दिया है आपने उसको, दैट्स वाई आपके पास में 23 नेशनल गोल्ड मेडल्स है। Yes. हाँ, तो कहीं ना कहीं आपने एक अच्छा खासा टाइम दिया है उस फील्ड में, सो दैट आपको ये नहीं लगा कि मुझे उसी फील्ड में बस रहना चाहिए या फिर उसी फील्ड में ही कुछ और आगे करना चाहिए? नहीं यार, जैसे अभी मैंने पावर लिफ्टिंग के लिए 10 साल दिए, वैसे ही मैंने साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग के लिए मिनिमम से मिनिमम 4 से 5 साल दिए। तो दोनों के लिए मुझे एक लंबा टाइम पीरियड देना पड़ा, तब जाके अभी ये पोजीशन पे हूँ। सो दैट आपने वो जो फील्ड है आपकी पावर लिफ्टिंग वाली, स्पोर्ट्स वाली, उससे इस फील्ड में कैसे स्विच किया? दोनों पैशन, सेम पैशन चीज़ है। जैसे किसी का सपना होता है पुलिस बनना, किसी को मुझे दोनों बनना था, तो मैं दोनों बनने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, मल्टीटास्किंग। यस। ओके, सो आपने जैसे अभी बताया कि हैकिंग जो है और जो स्कैम है
ये दोनों अलग चीज़ है। यस, तो दोनों में कितना डिफरेंस है? जमीन आसमान का। कैसे? देखो, जैसे स्कैम होता है, स्कैम बेसिकली किसी को फिश करना है या फिर उसको स्पूफ करना। स्पूफिंग का मीनिंग क्या होता है? उसको उल्लू बनाना, ठीक है। जो फिश अभी जो लेटेस्ट में चल रहा है अटैक, ठीक है, जिसको स्टेनोग्राफी बोलते हैं। स्टेनोग्राफी में क्या होता है? बेसिकली एक इमेज को इंक्रिप्टेड किया जाता है और इंक्रिप्टेड इमेज व्हाट्सअप, जीमेल या फिर कोई भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की तरह आपको शेयर की जाती है। करेक्ट है। जैसे आप वो इमेज को एक्सेस करते हो तो इजीली आपका मोबाइल का एक्सेस उनके पास चले जाता है, ठीक है। तो कैसे एक्सेस उसके पास चला गया, तो ये फिशिंग अटैक का टाइप हुआ। बट हैकिंग में क्या होता है? हैकिंग में लंबा टाइम लगता है। किसी को भी एक स्पेसिफिक टारगेट रहा तो स्पेसिफिक टारगेट को एक्सेस करने के लिए 100 मिनट टाइम लगता है। जैसे 1.5 महीना हो सकता है, 1.5 साल हो सकता है, या फिर 5 साल भी हो सकता है। जितना बड़ा अटैक रहेगा उतना टाइम पीरियड लगेगा। उसमें भी इंफॉर्मेशन गैदर करना होता है, फिर उसके वल्नरेबिलिटीज देखना होता है, कहाँ पे से एंटर हो सकते हैं। फिर जैसे एंटर होंगे तो उनको पता ना चले, IDS इंट्रोजन डिटेक्शन सिस्टम। फिर उसके बाद उसके जो यूज़र नेम और पासवर्ड होते हैं उनको भी क्रिएट करना होता है, जो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के बाद उसको क्रिएट करते हैं। फिर उस पर अटैक परफॉर्म करना होता है। हैकिंग एक लंबी प्रोसेस होती है जिसमें 1.5 या 2 साल का टाइम पीरियड लग सकता है। हैकिंग में भी कैसे टाइप्स होते हैं? ब्लैक हैट, वाइट हैट, ग्रे हैट, ठीक है। जो वाइट हैट होता है वो गवर्नमेंट के साथ काम करता है, ब्लैक हैट होता है वो इनलीगली काम करता है। अभी इनलीगली भी काम कर रहा है तो इनलीगल कौन सा काम कर रहा है वो भी तो डिपेंड है ना। अभी उनके पास प्रोजेक्ट तो खुद से आते नहीं है, करेक्ट है ना, उनके पास कोई टारगेट होता है, वो किसी भी अटैक को परफॉर्म करेंगे नहीं। इसमें एक चीज़ कैसे होती है बेसिकली, जैसे एक राइवल कंपनी है, आपकी कोई कंपनी रन हो रही है, अभी उसका परफॉर्मेंस हाई लेवल पे चल रहा है, ठीक है। तो जो आपकी राइवल कंपनी है, अभी राइवल कंपनी आपको हार्म कैसे कर सकती है? अभी फिजिकली तो हार्म कर नहीं सकती है, करेक्ट है। तो फिजिकली हार्म नहीं कर सकती तो वो क्या करती है? ब्लैक हैट हैकर्स को हायर करती है, करेक्ट है। तो उसका काम क्या होता है? उनके नेटवर्क में एंटर होके, उसके फायरवॉल को बाईपास करके उनके नेटवर्क में एंटर होके उनका डेटा उड़ाना या फिर उसमें रैंसमवेयर अटैक करना, ताकि उनको जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा उनको हार्म कर सके। उनको वो डेटा से कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बट उनको क्या करना है? बस उनको हार्म करना, उनका नुकसान करना है। करेक्ट। और इसमें भी मतलब कि स्टेजेस होती हैं, है ना? तो वो एक स्टेप, सेकंड स्टेप, फिर थर्ड स्टेप, तो इस तरीके से वो एक जो बोलेंगे वो जो प्रोटेक्शन वॉल है उसको ब्रेक किया जाता है। नहीं, अभी कैसे हर हैकर अपने हिसाब से नई नई टेक्नोलॉजी यूज़ करेगा या फिर कोई अपना ब्रेन यूज़ करेगा। अभी एक रिसेंट तो नहीं बोल सकते पर मोर देन 5 ईयर का पुराना किस्सा है, जिसमें क्या किया गया था, एक हैकर ने क्या किया था, 100 मैनी इनक्रिप्टेड पेन ड्राइव क्रिएट किए थे, करेक्ट है। और उसने क्या किया था, जस्ट कंपनी के बाहर पेन ड्राइव थ्रो कर दिए थे, ठीक है, कि कोई भी एम्प्लॉय उठाए बस वो अपने PC में कनेक्ट करे, ऑफिस के पीछे। यस। तो जिसने उठाया, कनेक्ट किया, तो ऑलरेडी उसको पूरे नेटवर्क का एक्सेस मिल गया इजीली। ये इजी वे में भी हुआ। जब ये भी नहीं काम कर रहा था फिर दूसरे तरीके यूज़ किए जाएंगे उसमें। फिर वही इन्फॉर्मेशन गैदर करो, फिर वल्नरेबिलिटी फाइंड करो, फिर अटैक परफॉर्म करो, यूज़र नेम पासवर्ड निकालो। जब ये भी काम नहीं हो रहा तो ऑक्सिलरीज यूज़ करो, ये भी यूज़ नहीं हो रहा तो एक्सप्लॉइट यूज़ करो। सो मेनी टाइप्स होते हैं अटैक करने के लिए। आप कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हो। एक्सप्लॉइट क्या होता है? एक्सप्लॉइट बेसिकली क्या होता है, वहाँ पे ऑलरेडी अपने पास ऑक्सिलरीज में प्रेजेंट होती है, उसको एक्सप्लॉइट करना। जैसे मालवेयर हो गया या फिर मेटास्प्लॉइट का कोई भी एक्सप्लॉइट उठा लो जिसमें यूज़र नेम एंड पासवर्ड की एक्सप्लॉइट प्रेजेंट हो, उस पर आप रन कर सकते हो। अभी कोई भी एक वेबसाइट है, करेक्ट है, अभी वेबसाइट पे कोड के थ्रू ही वेबसाइट क्रिएट हो रही है, करेक्ट है। अभी जब सेम वही कोड जब मैं एक्सप्लॉइट के थ्रू वहाँ पे इंजेक्ट करूँ, बस थोड़ा सा चेंजेस करूँ तो हो जाएगा। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक नेटवर्क में सर्वर कनेक्टेड है, करेक्ट है, जब मैं वहाँ के फायरवॉल को बोलूँ कि मैं ही सर्वर हूँ और पासवर्ड चेंज की रिक्वेस्ट परफॉर्म कर रहा हूँ, तो उस फायरवॉल के लिए वो क्या है, सर्वर है। सर्वर क्या चेंज कर रहा है कि जो यूजर नेम है पासवर्ड है उसको ये कर सकूँ, बट वो है क्या रियल टाइम में सर्वर? नहीं। आप क्या बन के जा रहे हो, उसके पास सर्वर बन के जा रहे हो, सो दैट उसको कहीं ना कहीं ये लगेगा कि ये जेन्युइन है और वो आपको आईडी एंड पासवर्ड जो भी है उसका यस वो चेंज करेगा एंड उसके बाद नया वाला जब पासवर्ड डालेगा तो जो हैकर है उसके पास में पूरी डिटेल्स, पूरा सर्वर का एक्सेस आ जाएगा। करेक्ट। ओके। एंड देन उसके बाद में इसका जो मिसयूज़ है वो सिर्फ हार्म करने के लिए किया जाता है या फिर मनी मेकिंग या फिर नहीं। बेसिकली देखो, जैसे अभी ये ऑक्सिलरी और एक्सप्लॉइट बने हैं, करेक्ट है, ये सिर्फ हार्म करने के लिए नहीं बने। जैसे अभी नए नए सॉफ्टवेयर डेवलप होते हैं, अभी नए सॉफ्टवेयर पे तो टेस्टिंग भी तो करना पड़ेगा ना। डायरेक्टली उसको पब्लिक कर सकते हैं क्या?
नहीं कर सकते ना, उसके पहले उस पर भी टेस्टिंग करना पड़ेगा ना, कि जो आपकी इन्फॉर्मेशन हो, कोई एक नॉर्मल अटैकर आए और आपकी इन्फॉर्मेशन लेके जाए, ये नहीं होगा। गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन भी बहुत सारी चीज़ें होती है इस चीज़ में। तो इसलिए कैसे जो भी वेबसाइट बनती है, पब्लिक होने से पहले उस पर टेस्टिंग होती ही है 110%, उसके बाद वो पब्लिक होती है। तो ये जो टेस्टिंग होती होगी, वो जाहिर सी बात है कि मतलब अगर किसी ने अपना एक सेटअप किया, ठीक है, या फिर सो कॉल्ड जो भी कंपनी है एंड उसके पास में सर्वर है प्लस उसका जो भी सेटअप है वो हो गया, देन उसके बाद में उस पर खुद हैकिंग करवाई जाती होगी वो टेस्ट के लिए, राइट? एंड देन उसके बाद में वो चेक करते होंगे कि इसको कितना सेफ रखना है। हाँ, इसमें भी 2 टीम होती है, एक ब्लू टीम होती है और एक रेड टीम होती है। हाँ, ब्लू टीम होती है जो साइबर सिक्योरिटी के स्पेशलिस्ट बैठते हैं जहाँ पे, जिनका काम होता है प्रोटेक्ट करना, और इसमें होती है रेड टीम जिसका काम होता है अटैक परफॉर्म करना। हाँ, ये जब टेस्टिंग होती है तब का ये प्रोसेस? नो। हाँ, इसमें दोनों डिफरेंट है, साइबर सिक्योरिटी भी थोड़ा डिफरेंट है, एथिकल है, फील्ड एक ही है पर दोनों के काम अलग अलग है। जैसे साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट रहेगा, उसकी पूरी नॉलेज किस बेस पे रहेंगी कि वो प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं सिस्टम्स को, उसकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रहेंगी, उसको सिस्टम्स के बारे में ज़्यादा पता रहेगा। करेक्ट है। जो रेड टीम होती है वो इथिकल हैकिंग की टीम पकड़ के चलो, जिसमें उसको ज़्यादा नॉलेज किस चीज़ के रिलेटेड रहेगा कि अटैक कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, सो मेनी टाइप ऑफ अटैक, फिर अटैक को स्पेशलाइजेशन कैसे किया जा सकता है, वो अलग अलग टेक्निक है। इसमें मेन 2 टीम पे ही वर्क होता है। यस। और इसमें जो जैसे 2 टीमें काम करती हैं, तो आपने बताया कि दोनों अलग अलग टॉपिक है, तो हम साइबर सिक्योरिटी फिलहाल के लिए साइड में रखते हैं, सिर्फ हैकिंग जो है एथिकल हैकिंग है ना। तो एथिकल हैकिंग इज क्या बोलेंगे, पॉजिटिव साइड है ना, जो कि डिफेंड कर रहे हैं। करेक्ट। अगर सामने से अटैक हुआ तो हम उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे एंड जो भी है सॉल्यूशन वो प्रोवाइड करेंगे। करेक्ट। ठीक है, एंड जो अटैक आया है उसको डिफेंड करेंगे। साइबर सिक्योरिटी। तो हाँ, तो एथिकल हैकिंग जो है वो प्रॉपरली एक्सप्लेन कर सकते हैं आप कि लाइक उसमें क्या काम होता है, क्या क्या चीज़ें होती है? एथिकल हैकिंग सो मेनी टाइप ऑफ एथिकल हैकिंग हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ अटैक परफॉर्म करे। जैसे नए मालवेयर्स आएंगे, मालवेयर्स को भी फाइंड करना पड़ता है। जो नए अटैक्स आ रहे उनकी रिपोर्ट लिखना होता है उनको, फिर वो अटैक से कैसे बचा जाए वो भी फाइंड करना होता है उनको, उसके खिलाफ टेक्नोलॉजी डेवलप करना होता है। उसमें बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, सिर्फ अटैक परफॉर्म करना नहीं होता है उसमें। जैसे भी नए अटैक्स जो भी कोई बनाता है अपने लिए स्पेशलाइजेशन में, अटैक कोई एक नया अटैक आया है तो अभी नया अटैक से कैसे बचा जा सकता है, अटैक पे डिटेल रिपोर्ट क्रिएट करना होता है। फिर डिटेल रिपोर्ट क्रिएट होने के बाद उससे कैसे प्रोटेक्ट किया जाए उस पर रिपोर्ट बनानी होती है। फिर वो सॉफ्टवेयर कंपनीज को दी जाती है, फिर सॉफ्टवेयर कंपनी सभी सॉफ्टवेयर में उसको अपलोड करते हैं ताकि जो नया अटैक आया है उनसे भी उनको प्रिवेंट हो जाए। सो जो हैकिंग्स होती हैं या फिर अब इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, स्कैम्स होते हैं, ठीक है, फ्रॉड होता है, तो एक हमने टाइम पीरियड देखा है कि काफ़ी लंबे टाइम से स्कैम्स हो रहे हैं और हर बार कुछ ना कुछ नया स्कैम आ जाता है, ठीक है, अलग अलग तरीके आ जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि स्कैम्स में एक अच्छा खासा अमाउंट ऑफ मनी जो होता है वो स्कैम के थ्रू ये किया जाता है, चुराया जाता है, राइट? तो वो जो मनी है वो गवर्नमेंट ट्रेस क्यों नहीं करता? अभी उसमें भी सो मेनी टाइप्स है। अभी कैसे पता है क्या, अभी जैसे अभी ब्लैक मार्केट में देखा जाए तो सेविंग अकाउंट की वैल्यू अभी चल रही है ब्लैक मार्केट में 12,000, और जो करंट अकाउंट है उसमें समथिंग 1,02,000 समथिंग चल रही है अभी, जो आप बाय कर सकते हो। ये अकाउंट्स कौन से होते हैं, जैसे जनधन बैंक योजना, फिर ये अभी किसान है, एक किसान, अभी किसान रोज बैंक तो जाएगा नहीं, करेक्ट है, तो उसको जनधन योजना का अकाउंट तो क्रिएट हो ही चुका है ऑलरेडी, करेक्ट है, उसको अकाउंट का कुछ समझता नहीं है, ऑलरेडी उनका नॉलेज लेवल कम होता है, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, करेक्ट। तो अभी कैसे, तो फिर ये स्कैमस्टर्स क्या करते हैं, उनसे 10-12 हज़ार रुपये उनको दे देते हैं और वो अकाउंट के एक्सेस अपने पास रख लेते हैं। फिर वो क्या करते हैं, जैसे देखो अभी नागपुर में समझ लो, नागपुर में अभी मिनिमम 70 लाख का एक स्कैम हो चुका है, करेक्ट है। तो वो क्या करेगा, उसको क्या करेगा, हाफ डिवाइड करेगा, हाफ जाएगा MP, हाफ जाएगा UP, करेक्ट है, 35 लाख, करेक्ट है। फिर उसको और डिवाइड होगा, वो ऐसे डिवाइड होगा, फिर अमाउंट छोटा हो जाएगा, वो 2-3 लाख के आसपास पहुंच जाएगा, करेक्ट है। अभी इंटरनेशनली 2-3 लाख का ट्रांजेक्शन होता है तो ऑलरेडी गवर्नमेंट ट्रैक नहीं करती, क्योंकि बहुत सारे जो इम्प्लॉयज होते हैं नजर में नहीं है, यस, क्योंकि बाहर में बहुत सारे इम्प्लॉयज ऑलरेडी काम कर रहे हैं ना, तो कैसे नागपुर इंडिया से बाहर कोई ट्रांजेक्शन जा रहा है छोटे अमाउंट पे,
तो उतना कोई मायने नहीं रखता है। करेक्ट है। तो ये ऐसे डिवाइड कर दिए जाते हैं, फिर वो सब जाते हैं बाहर, आउट ऑफ कंट्री, दुबई, वियतनाम। वो यहाँ पे थोड़ा सा रोकना चाहूँगा मैं। वो जितने भी छोटे छोटे अकाउंट्स हैं, है ना, सेविंग अकाउंट्स जो मतलब कि हैकर्स के पास है, ठीक है, इन्होंने पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, पहले अलग अलग स्टेट्स में किया, फिर अलग अलग अकाउंट्स में किया, एंड देन उसके बाद वो सारा पैसा सभी अकाउंट से आउट ऑफ कंट्री भेजा जाता है। हाँ, फिर आउट ऑफ कंट्री होने के बाद फिर वो एक जगह जमा होगा, या फिर एटीएम के थ्रू सभी अकाउंट से निकाला जाएगा आउट ऑफ कंट्री में, फिर उसको कैश फॉर्म में स्टोर किया जाएगा, फिर वही पैसा हवाला के थ्रू इंडिया में वापस आएगा। ओके। सो एक और चीज़ मैं यहाँ पे पूछना चाहूँगा कि ये जो वर्ड है हवाला का पैसा, है ना, ये हमने भी काफ़ी टाइम सुना है, एंड आई होप कि काफ़ी सारे लोगों ने भी सुना होगा ये। तो ये बेसिकली हवाला का पैसा होता क्या है? हवाला का पैसा बेसिकली जब इंडिया के बाहर से जो आउट ऑफ कंट्री का जो पैसा होता है वो कैश के फॉर्म में जब इंडिया में आता है तो वही हवाला होता है। ओके। हाँ, उसमें वेरिफिकेशन पकड़ लो, अभी वेरिफिकेशन कोई भी हो सकता है, एक नोट को बीच में से फाड़ दो, आधा उसके पास रहेगा, आधा इसके पास रहेगा, मैच हो जाएंगी नोट तो हो गया, वेरिफिकेशन कंप्लीट। सो डील हो गई। हाँ, वो पैसा कैश के फॉर्म में भी इंडिया आ गया। तो कैश के फॉर्म में अगर आता है तो इसे हवाला का पैसा बोला जाता है। यस। बट अगर ये ऑनलाइन आ रहा है या फिर अकाउंट टू अकाउंट आ रहा है तो ऐसा पॉसिबिलिटी है क्या? अकाउंट टू अकाउंट आएगा तो ऑलरेडी ट्रैक में आ ही जाएगा ना, क्योंकि एक साथ में बहुत बड़े अमाउंट में पैसा आ रहा है ना। सो ये बेसिकली बाय ट्रांसपोर्टेशन, जैसे आप देखो एयरपोर्ट में कैश के साथ पकड़े जाते हैं लोग, या फिर गोल्ड के फॉर्म में पकड़े जाते हैं। हवाला जरूरी थोड़ी ना है कि कैश के फॉर्म में ही आए, वो गोल्ड में कन्वर्ट होके भी आ सकता है, डायमंड में भी कन्वर्ट होके आ सकता है। जो एयरपोर्ट में पकड़े जाते हैं लोग गोल्ड लाते हुए या फिर कैश लाते हुए, तो वो सब यही पैसा होता है। तो अगर एक एग्जांपल ले कि 100 करोड़ का अमाउंट है, तो अगर वो कैश नहीं भेज सकते क्योंकि करेंसी ऑब्वियस सी बात है वहाँ की अलग है यहाँ की अलग, तो 100 करोड़ का कुछ तो भी एसेट, चाहे गोल्ड या फिर कुछ और नहीं, तो इसमें भी एक चीज़ चेंज होती है। अभी क्या करेंगे, जो लेबर पीपल्स होते हैं या फिर जो भिखारी वगैरह जो होते हैं बाहर कंट्री के, उनको क्या करते हैं, एक बड़ा अमाउंट दे देते हैं उनको कि हम इतना अमाउंट आपको दे देंगे, बस आपको इंडिया जाना है और इंडिया से वापस की फ़्लाइट लेना है। करेक्ट है। फिर उनके साथ वो कुछ भी भेज सकते हैं, ड्रग्स भेज सकते हैं, गोल्ड भेज सकते हैं, या फिर कैश भेज सकते हैं, या फिर कोई ज्वेलरी आइटम भेज सकते हैं। तो फिर वो फॉर्म में सेंड करेंगे। तो कैसे, जब पकड़े गए तो कौन पकड़ा गएगा, एक तो वो लेबर रहेगा या फिर ये रहेगा, मेन टारगेटेड पीपल कभी नहीं आएगा। वो क्यों अपने आप को फंसाएगा, ये से लोगों को ही पकड़ते हैं लोग। अभी इंडिया में भी बहुत सारी चीज़ें हुई है वैसे, अभी बहुत सारे यूट्यूबर्स वगैरह या फिर बड़े बड़े लोग जो नेता वगैरह हैं, ये सब चीज़ों में पकड़े गए हैं। और वो क्या करते थे, जैसे यहाँ के लेबर पीपल्स होते हैं उनको क्या कर देते थे, जैसे उनको भेज देते थे दुबई काम के लिए, आपको 50,000 सैलरी मिलेंगी, 60,000 सैलरी मिलेंगी। ये बीच में बहुत होता था कि मतलब एक टाइम पे मैंने भी ये चीज़ देखी है कि बीच में वो आउट ऑफ कंट्री जाके कमाने का बहुत ज़्यादा ये लेबर डिपार्टमेंट का ये हो गया था, ट्रांसपोर्टेशन वाला काम शुरू हो गया था। हाँ, पर उसमें से भी कुछ भी बहुत सारे जेन्युइन भी थे और बहुत सारे जेन्युइन नहीं थे। वो क्या करते थे, उनको भेज देते थे, फिर वहाँ पे उनके जो पर्सन आते थे वो आते थे, इनके पासपोर्ट वगैरह छीन लेते थे, फिर इनको वही स्कैम्स के लिए बैठा देते थे। स्कैम का मेन सेंटर अपने इंडिया है ही नहीं, बाहर से कॉल आ रहे, वियतनाम, दुबई और इंडिया में भी है, पर बाहर से ज़्यादातर करके कॉल आते हैं। जब इनके स्ट्रैक में भी आए तो उनको पकड़ ना सके। तो आपके कहने का मतलब है कि ये जो चीज़ें हैं ये इंडिया से ऑपरेट नहीं होते, ये आउट ऑफ इंडिया इंडिया में भी ऑपरेट होती है, पर बाहर की कंट्रीज में ज़्यादातर करके ऑपरेट होती है। वियतनाम, दुबई, क्योंकि यही के लोग वहाँ जाके बैठे हैं। और आपको मैक्सिमम करके कॉल कौन से, +1 +143 समथिंग नंबर से कॉल आते हैं। इंडिया के नंबर से कॉल आता है कि मैक्सिमम करके नहीं, तो ये बाहर के कॉल आते हैं इसलिए। और एक और चीज़ यहाँ पे मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे अगर ये बाहर से ऑपरेट कर रहे हैं तो क्या हम इस तरीके से इस चीज़ को देख सकते हैं कि इंडिया का जो पॉपुलेशन है या फिर जो इंडिया अपना है, इंडियन सिटीजन्स बोल सकते हैं कि इंडियन सिटीजन्स जो है ये टारगेट है इनका? नहीं, ये टारगेट किनको करते हैं, जिनके पास लैक ऑफ नॉलेज की ये होती है। अच्छा। जिनके पास नॉलेज कम होते हैं ये उनको टारगेट करते हैं। इनका टारगेट होता है दिल्ली की 50 कॉल, 100 कॉल। अभी 50 और 100 कॉल में से एक भी हो गया तो इनका काम हो जाता है। करेक्ट है। इनके कॉल किनको आएंगे, आपके और मेरे जैसे लोगों को आएंगे क्या? नहीं। इनके कॉल कहाँ पे आएंगे, किसान
लेबर क्लास और इन सब लोगों को मैक्सिमम करके टारगेट करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये नॉलेज नहीं होती है। नहीं रहता। करेक्ट है। इसलिए उनका टारगेट मेन वही लोग होते हैं। कैसे जब इनके कोई कंप्लेंट भी हो तो उनकी बात सुनने के लिए भी तो मैक्सिमम चीज़ें होती नहीं है ना। उनको यही नहीं पता कि इनके अपने साथ कुछ हुआ है तो कंप्लेंट कैसे किया जाए। हाँ, इसलिए और किसके पास जाना चाहिए, पुलिस स्टेशन में जाना चाहिए या उनको तो ये तक नहीं पता रहता कि साइबर सेल डिपार्टमेंट भी होता है। हाँ, ये आई थिंक बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। आई थिंक जो सिटी एरियाज में जो लोग रहते हैं या फिर जिन लोगों की जान पहचान के कुछ ऐसे एक आध लोग होंगे तो उनको पता होगा, बाकी मैक्सिमम लोगों को ये चीज़ नहीं पता। हाँ, इनके साथ आपके साथ कोई स्कैम भी होता है तो आप सीधा सीधा साइबर हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो। आपके ऑनलाइन रजिस्टर होंगी कंप्लेंट और 0 FIR पे होंगी, और जहाँ पे आपकी हुई आप नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट रजिस्टर भी कर सकते हो। ओके, थैंक यू सर। और ये बहुत अच्छा आपने एक एडवाइस दिया। मैं अभी इसी पे आगे बढ़ते हुए आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि ये हो गया हैकिंग एंड स्कैम्स वाला पार्ट, है ना। तो एक स्कैम के बारे में अगर मैं सवाल करूँ आपसे, तो हम लोगों ने देखा है कि जब स्कैम मूवी आई थी हर्षद मेहता की, तो उस टाइम में बहुत सारे लोगों को पता चला था कि स्कैम एक्चुअली होता क्या है या फिर इसका मीनिंग क्या है। एंड आफ्टर दैट सभी लोगों ने, इवन मी एंड बहुत सारे हम लोग के साथ वाले दोस्तों ने भी वो वर्ड नोटिस करना शुरू किया, ठीक है। सो दैट हमने ये देखा कि टाइम आफ्टर टाइम अलग अलग टाइप के स्कैम्स आए और अलग अलग टाइप के स्कैम्स हुए। सो बेसिकली अभी की भी डेट में एक डिजिटल अरेस्ट करके स्कैम चल रहा था, और आफ्टर दैट अभी का जो टाइम पीरियड है या फिर आज की डेट में अगर मैं बोलूँ तो ऐसा कौन सा ट्रेंडिंग स्कैम है या फ्रॉड है जो चल रहा है? अभी के टाइम पे स्टेनोग्राफी करके एक अटैक शुरू है। स्टेनोग्राफी इसमें क्या होता है कि इमेज फाइल को इनक्रिप्टेड किया जाता है कोड के थ्रू। वो कोई जिसको आपको एक्सेस करना है, जिसका मोबाइल या फिर जिसका डेटा एक्सेस करना है, उसको शेयर कर दो वो। करेक्ट है। जैसे वो फाइल ओपन करेगा उसका मोबाइल ऑलरेडी हैक हो गया, आपको उसकी इन्फॉर्मेशन पूरी मिल जाएंगी आपके फ़ोन में। आप चाहे तो उसका कैमरा एक्सेस कर सकते हो, उसका डेटा एक्सेस कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें मिलती है वहाँ पे। हाँ, पर इनका स्कैम का भी पैटर्न कैसे है, वो पहले आपको डायरेक्ट इमेज नहीं सेंड करेंगे। इमेज सेंड नहीं करेंगे, इमेज। अच्छा, इमेज। ओके। डायरेक्ट इमेज सेंड नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे, आपको एक मैसेज लिखेंगे। अभी ऑलरेडी आपको इंडियन पीपल का तो पता ही है, दयावान जल्दी होते हैं, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, हाँ सर ये पर्सन गुम हो गया है, आप जानते हो क्या इनको, इनके जानते हो तो एक बार इमेज चेक कर लो, तो बता दोगे तो उनकी फैमिली के लिए बहुत बड़ी हेल्प हो जाएंगी। हाँ। तो कैसे अभी थोड़ा किसी को भी लगता है कि एक इमेज देखने के लिए क्या ही जाएगा, सॉफ्ट कॉर्नर यूज करके। करेक्ट। तो उसको भी लगेगा क्या ही हो जाएंगे कि इमेज देखने से, बट जैसे ही इमेज ओपन होंगी उसका मोबाइल का एक्सेस चला गया उनके पास। ओके। यस। फिर वो मतलब ऑपरेट भी नहीं कर पाएगा। वो कुछ नहीं, मोबाइल ऑपरेट कर पाएगा पर उसको समझेगा नहीं कि उसका फ़ोन हैक हो चुका है। उसको पता भी नहीं चलेगा कि उसका जो फ़ोन है वो हैक हो चुका है एंड उसकी पूरी डिटेल सामने जा चुकी है। करेक्ट। ओके। सो एक चीज़ मुझे ये पूछना था, यहाँ पे ना दो तीन चीज़ें आती हैं। एक होता है डाटा, कॉन्टैक्ट्स, ठीक है। एक होता है फ़ोटो एंड वीडियोस, और थर्ड में अगर हम बोले तो मनी आता है, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें होती हैं जो कि किसी फ़ोन में, लैपटॉप में या फिर किसी के भी पास में होता है। तो अगर ये तीनों चीज़ें जा रही है किसी पर्सन के पास, ठीक है, तो मनी एक टाइम पे समझ सकते हैं कि भाई हर किसी को पैसे की ज़रूरत है या फिर वो कुछ भी करने के लिए यूज़ कर सकता है। फ़ोटो एंड वीडियोस प्लस जो कॉन्टैक्ट्स है या डिटेल्स है वो किस लिए यूज़ होती है? देखो, इनकेस फ़ोटो को एक्सेस कर रहा है वो, तो डैट में वो आपको ब्लैकमेल करेगा, आपको फ़ोटो को एडिट करेगा या फिर उसको नोड में कन्वर्ट करेगा, हो सकता है तो उसके थ्रू ब्लैकमेल करे। और इनकेस कभी आपने सोचा है कि आपने नई सिम बाई की हो, फिर तभी भी आपको कस्टमर केयर, इंश्योरेंस पॉलिसी, इनके कॉल कैसे आ रहे? अगर आपके पास न्यू नंबर है तो इन सब के कॉल कैसे आ रहे हैं आपके पास? उसका भी तो रीज़न है ना। तो ये डाटा आपका वहाँ सर्कुलेट हो रहा है, तो मतलब आपका डेटा बिक रहा है। जैसे आप रोड साइड से कोई सिम लेते हो तो उनके पास तो लिख के है ना कि ये पर्सन को ये सिम बेची गई है। करेक्ट है। तो वैसे एक पेज में लिस्ट बना लो, करेक्ट, पूरे एक पेज में शीट बना लो, फिर वही 5-5 हज़ार में शीट बेच दो। कंपनी, LIC कंपनी, पॉलिसी कंपनी, इनको भेज दो, वो इजीली खरीद लेते क्योंकि उनका कॉल का डेटा कम होता है। डाटा जो है वो ऐसे बिक गया, फोटो और वीडियोस आपके ब्लैकमेलिंग के लिए काम में आ गई, जहाँ से वो और पैसा बना लेंगे।
एंड उसके बाद में जो पैसा है वो तो भाई उनके पास चले ही गया। सो जो पर्सन है, जो विक्टिम है, वो पूरा टोटल लॉस। सो अगर उसके साथ में या फिर किसी पर्सन के साथ में ऐसा हुआ या फिर होता है तो उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले इंटरनेट बंद करो, ठीक है। दूसरी चीज़, 0 FIR फाइल करो। 0 FIR फाइल करने के बाद उनको मोबाइल दे दो, वो समझ जाएंगे कैसे एक्सेस किया गया है। वो फिर बाद में हैंडल पुलिस वाले इजीली कर लेंगे यदि इनके सबको नॉलेज नहीं है तो सबसे पहला जो काम है वो इंटरनेट ऑफ करना। नेट अपने फ़ोन का या फिर अपने पीसी का जो नेट है वो बंद कर दो। और उसके बाद जैसे ही आप इंटरनेट से डिस्कनेक्ट हुए, देन उसके बाद में आप जो फर्स्ट प्रायोरिटी है, जो अपना साइबर ब्रांच है, उनके पास में हैंड ओवर कर दो एंड वो चीज़ें फिर देख लेंगे, राइट। कैसे उनका मेन कनेक्टिंग मीडिया इंटरनेट ही है। जब आप इंटरनेट से ही नहीं कनेक्ट हो तो आपको कनेक्ट कर ही नहीं पाएंगे ना। करेक्ट है। तो सबसे पहले इंटरनेट बंद कर दो, तो कनेक्टिंग मीडिया टूट गया उनका, मोबाइल लेके उनको दे दो, वो बाकी का वो संभाल लेते हैं साइबर सेल। अच्छा, एक और चीज़ कि जो लोग ब्लैकमेल हो रहे हैं, ठीक है, फिर जिनको ब्लैकमेल किया जाता है उनके फ़ोटो एंड वीडियोज़ यूज़ करके, ठीक है, या फिर बीच में एक स्कैम चला था कि वो वीडियो कॉलिंग वगैरह करके एंड देन उसके बाद में उनको ब्लैकमेल किया जाता था और उनसे मनी मांगी जाती थी, ठीक है। तो अगर किसी के साथ में ऐसा कुछ हो जा रहा है तो क्या उनको डरने की ज़रूरत है या फिर हमारे जो साइबर ब्रांच है उनके पास जाने की ज़रूरत है? डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सीधा साइबर सेल के पास जाइए, उनको शो कर दीजिए फ़ोन, ये वीडियो आया है, ये आया है। वो इजीली इंटरनेट से उसको हटा सकते हैं, उनके पास वो परमिशंस होती है, वो इजीली मैनेज कर सकते हैं। या फिर जो अकाउंट से आपको आया है उस पर रिस्ट्रिक्शंस कर सकते हैं, या फिर जो अकाउंट से आपको पैसा आया है या फिर पैसा गया है वो अकाउंट पे वो सीधा एक कंप्लेंट रेज करके वो अकाउंट को फ्रीज किया जा सकता है। सो मेनी टेक्निक होती है जो ऑलरेडी साइबर सेल के पास होती है। यदि इनके आपके पास नॉलेज नहीं है सब चीज़ों का, तब सीधा साइबर सेल पे जाइए, वो इजीली आपको हेल्प कर देंगी ये सब चीज़ों में। यस। सो बेसिकली डरने की ज़रूरत नहीं है ना। हेल्प के लिए लोग हैं बाहर और टीम है, साइबर सिक्योरिटी है, साइबर सेल है, तो आप उनके पास जा सकते हैं। और अगर इनकेस कोई चीज़ ऐसी हो रही है आपके साथ में तो आपको पहली चीज़ डरना नहीं है, सेकंड इंटरनेट बंद कर देना है एंड उसके बाद साइबर सेल या फिर जो आपके आसपास के पुलिस स्टेशन है, आप वहाँ पे जाके उनसे मिलके ये अपनी जो भी दिक्कतें हैं वो शेयर कर सकते हैं और वो आपको गाइड कर सकते हैं। सो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसमें सिटीजन्स को आई थिंक अलर्ट रहने की ज़रूरत है। तो मैं ना आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि अगर कोई पर्सन है, कोई सिटीज़न है हमारे आसपास का, तो उसको क्या प्राइवेसी सेटिंग्स करनी चाहिए और कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो या फिर कोई जैसे आजकल आते हैं एंटीवायरस, है ना, एक मतलब जो पहले चलता था, तो उस टाइप से कोई सॉफ्टवेयर है क्या जो वो अपने फ़ोन में या फिर अपने पीसी में रख के सेफ रह सकते हैं, या फिर ऐसी कौन सी सेटिंग्स हैं जो अपने अकाउंट्स में वो कर सकते हैं जिससे वो सेफ रहे? देखिए, आप 3 चीज़ें कर सकते हो। फर्स्ट, व्हाट्सएप में जाओ, ऑटो इमेज या फिर ऑटो फाइल डाउनलोड बंद कर दो। सेकेंड थिंग, जो भी अनवांटेड लिंक आती है उस पर क्लिक कभी मत करो। और थर्ड थिंग, अननोन नंबर से कॉल आता है या फिर मैसेज आता है उसका रिस्पॉन्स मत करो, बस प्रोटेक्टेड हो। सो ये तो हो गया सर आई थिंक व्हाट्सएप के लिए। एक हम लोगों ने बहुत ज़्यादा अभी बीच में देखा, इवन अभी भी हो रहा है वो, कि बहुत सारे लोगों का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो जा रहा है एंड उनके पेजेस को फिर मतलब फालतू की चीज़ों के लिए यूज़ किया जा रहा है या फिर पूरा डिलीट ही कर देता है। सो दैट उस पर क्या होता है कि अब लोग जो भी चीज़ें शेयर करते हैं तो उसका मिसयूज़ हो रहा है। तो अगर इंस्टाग्राम सेव करना है या फिर फेसबुक एंड ऑल, तो उसके लिए क्या? देखिए, फर्स्ट थिंग तो अकाउंट हैक नहीं होते, वो फिशिंग अटैक के थ्रू एक्सेस किया जाता है, ठीक है। जैसे अब एक एग्जाम्पल पकड़ के चलो, अभी नागपुर की पॉपुलेशन कितनी है? नागपुर की पॉपुलेशन आई थिंक 3.5 मिलियन। करेक्ट। इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? इंडिया की आई थिंक 1.4 बिलियन। और वर्ल्ड की कितनी है? रिसेंटली मैंने देखा था 8.2 बिलियन आई थिंक। करेक्ट। अभी 8.2 बिलियन में से सिर्फ आलोक कुमार को सर्च करना किसी के लिए पॉसिबल है? नहीं। करेक्ट है। अभी ये सब डेटाबेस तो फेसबुक के इसमें या फिर इंस्टाग्राम के इसमें सेव है। करेक्ट है। अभी जो 8.2 बिलियन में से स्पेसिफिक तुम्हारा नाम या फिर तुम्हारा यूजर नेम और पासवर्ड उनके डेटाबेस में से फाइंड करना पॉसिबल है? नहीं। करेक्ट है। तो ये होता है फिशिंग अटैक के थ्रू। वो क्या करेंगे, आपको एक लिंक शेयर करेंगे,
लिंक पे आप क्लिक करोगे, फिर आपका फेक फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पेज अकाउंट ओपन होगा, फिर आपको लगेगा कि ओरिजिनल पेज है, तब उसमें यूज़र नेम और पासवर्ड डाल दोगे तो आप इजीली एक्सेस कर लेंगे। या फिर बहुत सारे तरीके होते हैं, ब्लू टिक वेरिफिकेशन का मेल डाल देंगे आपको कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लू टिक वेरिफिकेशन मिल रही है, आप लॉग इन कर लो। या फिर और एक कोई मेल करेगा कि आपका अकाउंट हैक हो गया है, आप लॉग इन करके वेरीफाइड कर लो। तो इजीली कोई भी कैसे उनको थोड़ा लालच देते हैं, तो लालच में आके फिर लिंक क्लियर कर देते हैं। ओके। अच्छा, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल है जो मैंने देखा कि इंटरनेट पे भी कुछ ज़्यादा ही वायरल हुआ। मुझे ईयर नहीं याद आ रहा है, बट हमने रिसेंट में इंस्टाग्राम की रील्स में या फिर ऐसे पोस्ट में देखा है कि एक मेंशन दिया जाता है कि 2026 या 27 में पूरे वर्ल्ड का जो इंटरनेट है वो डाउन होने वाला है। ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं है। देखिए, अभी रिसेंट में आपको पता नहीं होगा पर कोविड के टाइम पे एक बार फेसबुक और व्हाट्सअप और इंस्टाग्राम तीनों क्रैश डाउन हो गया था एक दिन के लिए। एग्जैक्टली। करेक्ट है, कोई फेसबुक व्हाट्सअप मैसेज कोई कुछ नहीं कर पा रहा था, बट उन्होंने रातों रात वो पूरा ठीक कर दिए थे अगले दिन तक। मतलब अगले दिन आप उठने से पहले उन्होंने सब ठीक कर दिया था। तो जब सभी इतने फास्ट में हो रही है तो पॉसिबल ही नहीं है कि इंटरनेट पूरा टोटली बंद हो जाए। सो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ बिल्कुल भी नहीं है कि हमारा इंटरनेट कभी बंद नहीं होगा, राइट। एंड उसके बाद में ये सब जो न्यूज़ या फिर जो र्यूमर्स है ये एक अफवाह ही बोल सकते हैं इसको, राइट। हाँ, ये बोल सकते हो कि इंटरनेट और फास्ट हो जाएगा। यस। और इसके बाद में मुझे ये पूछना था सर कि ऐसी क्या अपडेशन है, ऐसी कौन कौन सी सॉफ्टवेयर्स बोल लीजिए या फिर ऐसी क्या न्यू टेक्निकल स्किल्स हैं जो हमारे यहाँ की साइबर सिक्योरिटी की जो टीम है या फिर जो ब्रांचेस हैं वो डेवलप कर रहे हैं ताकि इंडिया को और सिक्योर बनाया जाए। अभी साइबर सिक्योरिटी बड़े लेवल पे डेवलप हो रही है। अभी साइबर सिक्योरिटी के लोगों को लग रहा है कि अभी साइबर सिक्योरिटी की नीड है। करेक्ट है। अभी इससे पहले लोगों को साइबर सिक्योरिटी क्या होता था वो तक नहीं पता होता था। अभी धीरे धीरे सबको समझ रहा है कि साइबर सिक्योरिटी क्यों ज़रूरी है। अभी पहले लोग जो भी शॉपिंग करते थे, शॉपिंग करने के लिए डायरेक्ट जाते थे, अभी ऑनलाइन शॉपिंग आ गई है। पहले पेमेंट कैश में होता था, अभी ऑनलाइन पेमेंट हो रहा है। करेक्ट है। कोई भी चीज़ आपको घर बैठे बुलाना रहे घर पे हो रही है, तो सभी चीज़ ऑनलाइन पे जा रही है। इसलिए भी साइबर सिक्योरिटी टीम आने वाले टाइम में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टीम रहेंगी। एंड क्योंकि इंटरनेट पे अभी पूरी दुनिया आ चुकी है, काफ़ी सारे लोग आ चुके हैं, सो दैट इज़ वाई ये कहीं ना कहीं बहुत इजी हो गया है लोगों को अपने अटैक्स के थ्रू या फिर स्कैम्स के थ्रू उनके साथ में फ्रॉड करना, राइट। करेक्ट। पता है क्या, सिर्फ ये सब चीज़ें नहीं हुई है, इसके साथ और बहुत सारी चीज़ें भी हुई है। जैसे आपको पैसे निकालने के लिए या फिर कोई भी ट्रांजैक्शन कंप्लीट करने के लिए एटीएम जाना पड़ता था, ये कर अभी यूपीआई ने वो कितना इजी कर दिया है। करेक्ट है। आपको कोई भी चीज़ किसी को भी कांटेक्ट करना हो अभी वो भी इजी हो गया, वीडियो कॉल कर सकते। तो अभी जो चीज़ों के लिए पहले पैसे लगते थे वो अभी फ्री ऑफ कॉस्ट हो गई है। पहले रोमिंग कॉल पे चार्जेस लगते थे, अब व्हाट्सअप कॉल कर लो इजीली फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है। तो हर चीज़ का एक दो पहलू होते हैं, एक वाइट साइड एक ब्लैक साइड। तो सिर्फ ब्लैक साइड को देखते रहे ये भी तो नहीं हो सकता ना। तो कहीं ना कहीं मतलब दोनों साइड्स हैं इस फील्ड के। एंड एक और चीज़ अब मैं पूछना चाहूँगा पर्सनली आपसे कि दैट यू आर एन साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, है ना, एंड आप एक एथिकल हैकर भी हैं। सो कई बार ऐसा भी पॉसिबिलिटी होता होगा कि आपके भी ऊपर, आपके अकाउंट्स के ऊपर अटैक होने के चांसेस रहते होंगे, राइट। सो ऐसा कभी अभी तक के हुआ है क्या आपके साथ? हाँ, बहुत बार हो चुका है। बहुत सारे स्कैम्स के मैसेज आते हैं कि आप यहाँ पे क्लिक करो, आपके लिए टास्क है, 1,500 रुपये पर आवर कमाओगे, 2,000 रुपये पर आवर कमाओगे, हमने पर्सनल प्रोजेक्ट लिए हैं, हमारे प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में हेल्प करो, पर आवर 2,000 4,000 चार्ज कर लो। हाँ, फेक रिव्यू। जैसे रिसेंट में ट्रेडिंग के कैसे हुए थे, ग्रुप बने थे जहाँ पे ट्रेडिंग की आपको टिप दी जाती थी। करेक्ट है। पर वो कैसे किया जाता पता है क्या आपको? जैसे भी 1,000 लोगों का ग्रुप बना है, करेक्ट है, तो उनको क्या कर देंगे 500 में डिवाइड कर देंगे। एक को बोलेंगे बाय करो, एक को बोलेंगे सेल करो। दोनों में लॉस किसी का नहीं है, उसका जिसने क्रिएट किया है। करेक्ट है। अभी दोनों में से एक जन का सही 100% होगा। करेक्ट है। तो जिनका गलत हुआ वो पीपल हट जाएंगे, 500 लोग बचे, 500 लोग। करेक्ट है। तो फिर उनको और दो ग्रुप में डिवाइड किया जाएगा।
तो फिर उनको भी कुछ को बाय करने के लिए बोला जाएगा, कुछ को सेल करने के लिए। करेक्ट है। तो उसमें से भी 125 हो गया, किसी का करेक्ट हो गया, किसी का नहीं हुआ, फिर डबल सेम वैसे करेंगे। फिर वो जब बचे सिर्फ 50 लोग, उस टाइम पे बोलेंगे कि आपको और टिप चाहिए तो हमारा प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले लो। क्योंकि ऑलरेडी उनके जितने भी मिलते आ रहे हैं सभी करेक्ट हो गए, बट उनको ये पता है कि वो ग्रुप डिवाइड कर करके कर रहे करके वो। यस, यहाँ पे सिर्फ दिमाग यूज़ किया जाए। तो यहाँ पे एक तरीके से बोला जा सकता है कि पहले 1000 दोस्त थे, उसमें से आपस में ही उन लोगों ने वो खेला गेम, देन उसके बाद 500 रह गए, और उसके बाद में 50-50 होते हुए एट द एंड में जो लोग बचे उनको ये लगा कि हम तो शुरू से लेके अभी तक की जीत रहे बराबर, और जो लोग हारते गए वो बाहर होते गए। तो उनके लिए वो 1 टाइम मोमेंट था या फिर 2 टाइम मोमेंट था, है ना। लेकिन जो लोग आखिरी तक के पहुंचे उन्हें ये लगा कि नहीं यार, हमें जो टिप मिल रही है एकदम एक्यूरेट है, और फिर वो आगे बढ़ते गए और एट द एंड वो जो प्रीमियम वाला जो टैग है वहाँ तक के पहुँच गए। सो एट द एंड वहाँ तक पहुँचने के बाद में लोग करते क्या है, वो बस वही उनको कोर्स सेल करेंगे या फिर प्रीमियम फीचर्स के नाम पे कुछ चीज़ बेच देंगे, उसका एक बड़ा अमाउंट चार्ज करेंगे। जैसे 50 लोग भी बचे तो हर पर्सन से 5-5 हज़ार भी लिए तो अमाउंट बहुत बड़ा बन जाता है ना। वो अमाउंट ले लेंगे, बाद में वो भी डिलीट हो जाएगा वो ग्रुप। ओके, एक बार पैसे आ गए देन उसके बाद वो ग्रुप पूरा डिलीट। ग्रुप का कोई मतलब ही नहीं, हो गया उनका टारगेट खत्म हो गया उनका। तो प्रीमियम जो सब्सक्रिप्शन था उनका, उसका क्या? हाँ, तो वही तो ना, वो एक बार उनको, हाँ उनके पैसे मिल गए, वो ग्रुप से हटते जाएंगे, जैसे जैसे पैसे आते जाएंगे वो लोग हटते जाएंगे वहाँ से। ग्रुप ही नहीं बचा तो फिर कैसे किसको मांगेंगे पैसे वो। तो यहाँ पे बेसिकली लोगों को अपना दिमाग, मतलब कि क्या बोलेंगे, अपने दिमाग को खुला रखने की ज़रूरत है, जगा के रखने की ज़रूरत है, ताकि आपके पास जब लिंक आए या फिर ऐसा कुछ मैसेज आता है तो आप अवॉइड करें इस चीज़ को, है ना। थोड़ा टाइम ले, सोचें, और उसके बाद में देखें कि उसके साथ में करना क्या है ना, उसे ओपन करना है या नहीं करना। ओके, सो सर, ये हो गई सारी चीज़ें हैकिंग एंड उसके बाद साइबर सिक्योरिटी के बारे में। एक जो बहुत कॉमन सा सवाल है वो लोगों के मन में आता है, और ये बहुत सारे वीडियोस को देख के आता है, और आई थिंक आप भी इस टॉपिक को जो मैं बोलने वाला हूँ इसकी सीरियसनेस के बारे में आपको ऑलरेडी पता होगा। सो मैं आपसे जानना चाहूँगा दैट डार्क वेब कितना डार्क है। सो आई थिंक आप सभी लोग जानना चाहते होंगे कि डार्क वेब एक्चुअली कितना डार्क है, और ये जो पॉडकास्ट है बिकॉज ऑफ टाइमिंग हमें यहीं पे रोकना पड़ेगा। सो आप लोग को कुछ टाइम के लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, और एक बार फिर से हमारे जो गेस्ट हैं इनको आपके सामने लेकर आएंगे ऑन द सेम टॉपिक, डार्क वेब। सो मैं चाहूँगा कि आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप लोग डार्क वेब के बारे में क्या क्या जानना चाहते हैं, और आपको ये वीडियो, ये पॉडकास्ट कैसा लगा। सो दिस इज़ एंकर आलोक साइनिंग ऑफ। थैंक यू।